गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हमारा चैप्टर रहेगा परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी एंड पेमेंट, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंप्लीट होता है यानी परफॉर्म होता है तो उसका स्टेटस क्या रहेगा और क्या प्रोविजंस रहेंगे। कोई भी सेल का कॉन्ट्रैक्ट कब पूरा होता है, जब दोनों पार्टीज़ यानी बायर और सेलर के अपने अपने पार्ट पे जो ड्यूटीज़ होती हैं वो पूरी हो जाती हैं, यानी डिलीवरी एंड पेमेंट एंड ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है, देन कॉन्ट्रैक्ट हमारा परफॉर्म हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर बात फिर से वही आ गई जो हम बात अभी हमने जो स्टार्ट की थी कि कॉन्ट्रैक्ट वैसे कब परफॉर्म होता है, जब दोनों पक्षकार यानी दोनों पार्टीज़ अपना ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर लेते हैं। व्हेन बोथ पार्टीज़ फुलफिल्ड देयर ऑब्लिगेशन, जो भी उनके डिसाइडेड है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिसाइड किया गया था वो अपना अपना कार्य पूरा कर देते हैं, इट मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन परफॉर्म्ड, राइट। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं मेन, दैट इज़ पेमेंट एंड डिलीवरी। कि प्राइस आपने ले लिया है यानी कंसीडरेशन आपको मिल गया है और आपने उसके बदले में वस्तुओं की डिलीवरी कर दी है, ठीक है, ओके। तो अन्य बातें समान रहने पर, यानी कि अगर एग्रीमेंट में और कोई कंडीशन नहीं लगा रखी है तो पेमेंट के साथ साथ डिलीवरी भी कर दी जाती है। नॉर्मली आप कोई भी जस्ट एक नॉर्मल चीज़ लेने जाते हैं कभी, तो आप पैसे देते हैं और सामान लेते हैं, बात ख़त्म हो जाती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हमारा पूरा हो जाता है, ठीक है, अनटिल अनलेस कोई उसमें कोई कंडीशन ना लगाई गई हो। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा काम है कि मान लीजिए एडवांस पेमेंट करनी है डिलीवरी तब होगी जब सारी पेमेंट पहले की जाएगी, या पेमेंट बाद में की जाएगी डिलीवरी पहले होगी, ये कंडीशन लगा दी जाती हैं, तो उसके हिसाब से फिर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया जाता है। नॉर्मली पेमेंट और डिलीवरी साथ साथ होती हैं, लेकिन अगर कोई कंडीशन ऐसी लगा दी जाए तो हो सकता है कि पेमेंट और डिलीवरी का टाइम सेम ना हो, ओके। तो अब हम पहले पार्ट पर जाएंगे, दैट इज़ डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब यहाँ पर क्या होगा, डिलीवरी का मतलब होगा फिजिकल ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी सेलर जब वस्तुओं को, प्रोडक्ट्स को यानी कि गुड्स को अपने यहाँ से बायर के पास भेज देता है, डिलीवर कर देता है, देन इट इज़ नॉन एज डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो फिजिकल ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स ज़रूरी है, यानी गुड्स हैंड ओवर करना ज़रूरी है, ठीक है। कंट्रोल जो है, फिजिकल कंट्रोल जो है वो सेलर से बायर को चला जाता है और सेलर का कंट्रोल उस पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिलीवरी की। डिलीवरी कितने तरह की होती है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिलीवरी। नंबर 1 इज़ एक्चुअल डिलीवरी, 2 इज़ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी एंड 3rd इज़ सिम्बॉलिक डिलीवरी। 1 बाय 1 हम एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। एक्चुअल डिलीवरी का मतलब होता है कि आप शॉप पर गए, आपने एक शैम्पू की बॉटल ली, पैसे उसको दिए और आप घर पे आ गए, तो साथ के साथ आपकी डिलीवरी हो गई ना, आपके हाथ में शैम्पू की बॉटल आ गई, दैट इज़ एक्चुअल डिलीवरी, जब आपको उसी टाइम हैंड ओवर कर दी जाती है कुछ चीज़ें। नंबर 2 है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में क्या होता है कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि उसी में फिजिकल हैंड ओवर नहीं करते हैं। जैसे ये 2-3 पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान से देखना। जैसे मान लीजिए मैं आपको अपनी साइकिल बेच रही हूँ, ठीक है, और साइकिल जो है मेरी वो बाई चांस आपके घर पहले से 1 हफ्ते से खड़ी है, मतलब आप मेरे से 1 हफ्ते पहले किसी काम के लिए साइकिल ले गए थे और आपको इतनी पसंद आई कि आपने मेरे से बात कर ली कि आप साइकिल मेरे को बेचोगे, मैंने हाँ कर दी। अब आप ये देखो, पहले की कंडीशन में और की कंडीशन में फ़र्क आ गया। पहले आप साइकिल सिर्फ लेकर गए थे यूज़ करने के लिए, पर अब आपके घर जब साइकिल ऑलरेडी रखी है और मैंने येस कर दी है कि मैं आपको बेच देती हूँ, तो अब आपके घर जो साइकिल रखी है वो अब आपकी हो गई ना, ठीक है ना। पहले वो मेरी अमानत थी, अब वो आपकी हो गई। तो अभी मैंने क्या ऐसा किया कि चाहे पहले साइकिल मेरे घर लेके आओ, फिर मैं साइकिल लेकर आपके घर देने आऊँगी, इसका तो कोई लॉजिक नहीं बनता ना। तो इसका मतलब होता है यहाँ कोई फिजिकल डिलीवरी तो हुई नहीं, लेकिन पहले जो चीज़ आपने मेरी समझ कर रखी थी, अब वो चीज़ आपके घर में आपकी ही हो गई, तो इसे बोलेंगे हम कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये होता है कि कभी कभी क्या होता है, जैसे टीवी का मैंने एग्जांपल दिया था, अगर टीवी के शोरूम पे गए, टीवी पसंद किया, आ गया मेरे समझ में, मैंने ख़रीद लिया, लेकिन टीवी के वॉल्यूम में दिक्कत है, तो मैं दुकानदार के पास ही टीवी छोड़कर आगे कि इसका वॉल्यूम ठीक करके मुझे भिजवा दीजिएगा। नाउ व्हाट इज़ द चेंज इन द कंडीशंस। पहले जब मैं दुकान पर चढ़ी थी तो टीवी की मालिक मैं नहीं थी, लेकिन जब मैं उतरी हूँ तो अब मैं टीवी की मालिक बनकर उतरी हूँ। दोनों बातों में फ़र्क आ गया ना।
तो पहले जो सेलर ने टीवी अपनी दुकान पे रखा था वो उसी का ही था। अब जब मैं उतर कर आ रही हूँ तो सेलर की दुकान पे वो टीवी मेरी अमानत है, यानी कि अब समझ में आ गया, दिस इज़ नॉन एज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। मतलब उसने फिजिकली हैंड ओवर अभी भी नहीं की है, चीज़ पहले भी उसकी दुकान पे रखी थी, अभी भी उसकी दुकान पे रखी थी, लेकिन पहले वो उसकी थी, यानी ऑनरशिप उसका था, अब वो ऑनरशिप मेरा है। तो ऑनरशिप तो ट्रांसफ़र हो गया लेकिन डिलीवरी तो नहीं हुई, बट वो एक्चुअल डिलीवरी नहीं हुई, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो चुकी है, यानी कि अब उसकी दुकान पर वो चीज़ें मेरी अमानत बनकर रखी हैं, यानी कि वो मेरी चीज़ों को इसलिए रोक के रखा है क्योंकि उसने कुछ ना कुछ उसके ऊपर काम करना है, वॉल्यूम ठीक करना है या जो भी है, राइट। तीसरी बात है कि मान लीजिए साइकिल का जैसे एग्जाम्पल लिया, आप मेरी साइकिल पसंद कर चुके हैं और आप ख़रीदना चाहते हैं, बट वो साइकिल मेरी किसी और फ्रेंड के घर में रखी है। तो अभी मैंने उसको फ़ोन कर दिया कि भाई ऐसा है, वो पर्सन साइकिल लेने आएगा, उसको साइकिल दे देना, ठीक है। तो पहले मेरी साइकिल जिस फ्रेंड के घर में खड़ी थी वो मेरी अमानत थी, मेरी चीज़ थी, मैं ओनर थी, राइट। अब जैसे ही मैंने फ़ोन किया तो अब वो या मेरा जैसे ही आपसे बात फाइनल हुई तो अब उस थर्ड पार्टी के घर में जो साइकिल रखी है वो अब मेरी नहीं, अब वो आपकी अमानत बन के रखी है। तो इसे भी हम फिज़िकल डिलीवरी नहीं बोलेंगे, इसे भी हम कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहेंगे, राइट। थर्ड नंबर पे आ रहा है सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी का मतलब होता है कि कई बार वस्तुओं का, यानी कि कई बार चीज़ें इतनी भारी होती हैं या क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होती है कि आप उन चीज़ों को उनके हाथ में नहीं पकड़ा सकते। उसके लिए आप जैसे मान लीजिए इस अलमारी की चाबी दे देना, तो चाबी देने का मतलब क्या है कि आपको अलमारी का सामान दे दिया या अलमारी में से सामान उठाने की इजाज़त दे दी, तो इसका मतलब दिस इज़ नोन एज सिंबॉलिक डिलीवरी, ठीक है। इसे टोकन डिलीवरी भी कहते हैं हम, ओके। तो जैसे अभी भी मैंने कुछ सामान मंगवाया, तो सामान जब उन्होंने बाय रेल बुक करवाया और डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करवा के भिजवा दिए, तो रेलवे कंपनी ने उनका सामान, उनसे जो सामान लिया वो मेरे लिए लिया ना, मेरे लिए सामान उन्होंने रेलवे कंपनी को दिया। अब वो यहाँ जब आएगा, ये मत सोचो कि डिलीवरी जब यहाँ आएगा तो फिज़िकल डिलीवरी होगी, लेकिन वहाँ जो रेलवे को डॉक्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं मेरे नाम से, तो वो सिंबॉलिक डिलीवरी का काम कर रहे हैं, क्योंकि अब वो डॉक्यूमेंट्स मेरे अधिकार में हैं। मतलब मेरे अधिकार में का मतलब अभी मेरे हाथ में नहीं आए हैं, अब रेलवे कंपनी उस सामान को मेरी अमानत समझ कर लाएगी। दैट इज़ सिंबॉलिक डिलीवरी, राइट। अब आ जाता है अफेक्ट ऑफ पार्शियल डिलीवरी। कई बार ऐसा भी होता है कि हम सारा सामान नहीं देते एक बार में, सामान का कुछ पार्ट देते हैं। अच्छा, ये डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट में क्या कंडीशन है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि बायर ने ये कहा है कि वो डिलीवरी सारी वस्तुओं की इकट्ठी लेगा, इंस्टॉलमेंट में नहीं लेगा, तो डिलीवरी इकट्ठी दी जाएगी, ठीक है। और अगर वो इंस्टॉलमेंट में लेने को तैयार है तो फिर इंस्टॉलमेंट में भी देने में कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि डिसाइडेड होता है कि इंस्टॉलमेंट जैसे जैसे जाएगी वैसे वैसे पेमेंट होता जाएगा, तो फिर बायर को वैसे वैसे पेमेंट करना होगा, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि बायर जो है अब कहे मान लो कि एक इंस्टॉलमेंट सामान की रखने के बाद दूसरे इंस्टॉलमेंट को मना कर दे, ऐसा तो नहीं कर सकता ना, ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। उसको या तो पूरा ही रखना होगा या फिर रिजेक्ट करना होगा अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो। लेकिन ऐसा नहीं है, या फिर ये भी हो सकता, मतलब ये जो चीज़ें हैं सारी ये पहले से ही डिसाइडेड होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट होती हैं कि डिलीवरी किस्तों में की जाएगी या डिलीवरी एक ही तरीके से की जाएगी या इकट्ठी की जाएगी, पूरी डिलीवरी को इंस्टॉलमेंट में किया जाएगा या पार्ट्स में किया जाएगा। तो ये सीन जो ये भी चीज़ें हैं ना वो पहले से ही क्लियर होनी चाहिए दोनों पार्टीज़ के बीच में, क्योंकि अदरवाइज़ बाद में फिर इन चीज़ों से रिलेटेड बहुत सारे डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट इज़ बायर्स एप्लीकेशन फॉर डिलीवरी। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कई बार क्या होता है कि आपने एक सोफ़ा बनवाया है और आपने ऑर्डर दिया है जहाँ पर स्पेसिफिकेशन दे के आए हो, और दुकानदार ने आपको बोला है कि मैडम जब सोफ़ा तैयार हो जाएगा मैं आपको फ़ोन कर दूंगा। अब उसने फ़ोन इस काम में देखो सेलर को इन्फॉर्म करना चाहिए कि जब उसका काम, क्योंकि सेलर को गुड्स पे काम करना था ना, तो वो काम करने के बाद आपको इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। उसके बाद बायर को डिलीवरी लेनी होगी, लेकिन अगर बिना किसी वजह के बायर डिलीवरी लेने से मना कर रहा है देन बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाएगी। तो कई बार तो ऐसा होता है कि सेलर को अगर कुछ भी नहीं करना तो बायर से पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा उसके घर पे या जो भी है डिलीवरी कर सकता है।
अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा है कि बायर ने ये कह रखा है कि डिलीवर करने से पहले मुझे इन्फॉर्म किया जाए, देन बायर शुड बी इन्फॉर्म्ड, राइट। नेक्स्ट इज रूल्स गवर्निंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब कुछ नियम हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे, जैसे डिलीवरी कहाँ पर होगी। देखिए कॉन्ट्रैक्ट में अगर डिसाइडेड है कि डिलीवरी पर्टिकुलर जगह पे होगी तो वहीं होगी, ठीक है। अगर जगह डिसाइडेड नहीं है तब क्या दिक्कत आएगी, तब यही है कि नॉर्मली उस सामान की डिलीवरी पहले कहाँ होती रही है तो उसी जगह होगी, ठीक है। या अगर डिलीवरी का कोई स्थान निश्चित नहीं है तो जहाँ पे प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चर होते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से ही ले रहे हो और डिलीवरी का कोई स्थान निश्चित नहीं है, तो जहाँ मैन्युफैक्चर्ड होती हैं चीज़ें वहीं डिलीवरी होगी। तो एग्रीमेंट में बेटर यही है कि इस प्लेस पहले डिसाइड कर लिया जाए, अदरवाइज़ ये चीज़ें थोड़ी सी फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं बाद में। सो नेक्स्ट इज़ टाइम ऑफ डिलीवरी। तो ये वही बिल्कुल वही चीज़ है कि अगर टाइम डिसाइडेड है डिलीवरी का तो उसी टाइम पर होनी चाहिए, और अगर वो टाइम डिसाइडेड नहीं है तो फिर एक रीज़नेबल टाइम होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको ये बता दिया गया है कि किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ओकेजन के लिए है तो उस ओकेजन से पहले डिलीवरी होनी चाहिए। तो सेलर शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द टाइम कि भाई आपको कब तक ये डिलीवर करना है, और ये चीज़ें सर्कमस्टांसिस पे भी निर्भर करती हैं। कई बार क्या होता है कि सब कुछ ओके है लेकिन मान लीजिए अब रोड जैम कर दिया या कुछ स्ट्राइक हो गई, देन सेलर इज़ नॉट कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग द प्रोडक्ट्स ऑन टाइम। इन दैट केस ये टाइम थोड़ा डिले हो सकता है। नेक्स्ट इज गुड्स इन पोजीशन ऑफ ए थर्ड पर्सन। अब मान लीजिए जैसे मैंने अभी साइकिल का एग्जांपल दिया कि मेरी साइकिल थर्ड पर्सन के पास रखी है और मैं आपको बेच रही हूँ, तो उस समय डिलीवरी कैसे मानी जाएगी? वही जो हम बात कर रहे थे इसकी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी की, कि जब थर्ड पार्टी मेरी साइकिल को अब उस बायर की साइकिल मानकर रखने को तैयार हो जाएगा, यानी मैं फ़ोन करूँगी और वो यस कर देगा, तभी वो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मानी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एक्सपेंस ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी के खर्चे कौन देगा? अब जैसे कई बार तो ये होता है ना, दुकान पर आपने गए चीज़ ली, बात खत्म हो गई, उसमें तो कोई खर्चा हुआ ही नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए आप किसी और शहर में बैठे हैं और आपने किसी और शहर से सामान मंगवाना है, तो आप तक सामान पहुंचाने का जो खर्चा होगा वो किसका होगा? देखिए जैसे हम लोग आजकल ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप देखोगे कि उसमें लिखा होता है फ्री डिलीवरी या डिलीवरी चार्जेस। तो डिलीवरी चार्जेस लिखा हुआ था, इसका मतलब आपको पे करना है। फ्री डिलीवरी है तो इसका मतलब आपको कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं देने, ठीक है। और ये पहले से ही डिसाइडेड होता है कि डिलीवरी चार्जेस कौन पे करेगा, ठीक है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो डिलीवरी चार्जेस सेलर के ही होंगे, राइट। नेक्स्ट इज डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। अब मान लीजिए आपने 10 टन सामान मंगवाया, आपके पास 8 आया है। दो आप बातें हैं, या तो आप 8 के 8 को रिजेक्ट कर दो या फिर आप 8 को रखो, 8 के पैसे दो और बात ख़त्म। अगर आपके पास ज़्यादा सामान आ गया, मान लीजिए 10 टन मंगाया 12 आ गया, तो या तो यह है कि 12 रखो और 12 के पैसे दो, या फिर आप उसमें से 10 रख कर 2 भी वापस कर सकते हो, या आप 12 के 12 को रिजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स इन लेस क्वांटिटी। ये मैं बता चुकी हूँ, एक्सेस में भी बता चुकी हूँ, ओके। नेक्स्ट इज डिलीवरी ऑफ स्पेसिफिक गुड्स मिक्सड विद अदर्स। कई बार क्या होता है कि मैंने एक पर्टिकुलर टाइप का फैब्रिक मंगाया है, आपने मेरे को 10 मीटर कपड़ा भेजा, लेकिन उसमें 2 मीटर कपड़ा जो है डिफरेंट फैब्रिक का आ गया है। अब देखो फैब्रिक को अलग अलग किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो डिविजिबल है ना, तो मैं मेरे वाला फैब्रिक रख सकती हूँ, बाकी का भेज सकती हूँ, या मैं सारा भी रिजेक्ट कर सकती हूँ। और अगर डिविजिबल नहीं है देन फिर बात वही आ गई, अगर मुझे लग रहा है कि मैं दूसरे वाला भी रख सकती हूँ तो मैं रख लूँगी, तो मुझे पैसे तो सारे ही देने पड़ेंगे, और मैं चाहूँ तो उसको रिजेक्ट भी कर सकती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज। इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज की बातें पहले क्लियर हो गई कि बायर को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि भाई हम तो टुकड़ों में तुमको डिलीवरी देंगे, नो, अनटिल अनलेस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में बायर ने येस कर दिया है कि ठीक है आप अगर इंस्टॉलमेंट में भी दोगे मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, देन ही हैज़ टू एक्सेप्ट द डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट्स, राइट। तो और ये भी बात है कि अगर डिलीवरी के साथ साथ ये है कि भाई इंस्टॉलमेंट में आप डिलीवरी दोगे तो पैसे भी इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे, तो ये भी फिर सेलर को एक्सेप्ट करना होगा, राइट। नेक्स्ट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स टू ए कैरियर और वॉरफिंगर। मतलब अगर आप किसी एजेंट को, किसी कैरियर को, जैसे रेलवे कंपनी है या कोई ट्रक जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, अगर आप डिलीवरी उनको करते हो तो इसका मतलब उनको नहीं करना होता, इनडायरेक्टली तो आप बायर को ही कर रहे हो ना। अब वो ट्रक वाला है या जो रेलवे वाला है उस सामान को किस कैपेसिटी में ले रहा है, आपका कैरियर बनकर ले रहा है या हमारा कैरियर बन के ले रहा है, डिपेंड करता है। अच्छा, दूसरी बात, जो पेपर्स तैयार किए गए हैं
सामान के मालिकाना हक के क्या वो बायर के नाम से तैयार किए गए हैं या सेलर के नाम से। तो अभी तक जब तक सेलर के नाम से हैं यहाँ पर ऑनरशिप का पॉइंट आ जाता है, क्योंकि जब तक पेपर्स पे आपका नाम नहीं है इसका मतलब अभी तक आपको ऑनरशिप नहीं दी गई। लेकिन क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ऑनरशिप का डिलीवरी से कोई लेना देना नहीं है, तो सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि अगर आपने ट्रांसपोर्ट कंपनी को या ट्रांसपोर्ट ऑफिस को या जो भी सिचुएशन है, जिस भी करियर को आप फॉलो कर रहे हो, अगर आप उनको डिलीवर कर देते हो तो ये मान लिया जाता है कि आप बायर को डिलीवर कर रहे हो। ऑब्वियसली डिलीवरी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप दे रहे हो ना, राइट। ओके, दूसरी बात, अगर ऐसा कुछ नहीं है, मान लीजिए अगर गुड्स डैमेज हो जाती हैं। अब देखो ये बात भी है, अब गुड्स डैमेज हो गई, अब मान लीजिए रास्ते में ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो गुड्स तो डिलीवर नहीं हुई, नुकसान किसका माना जाएगा। अगर तो ओनरशिप ट्रांसफ़र हो चुकी है, नुकसान किसका माना जाएगा, बायर का, और नहीं हो चुकी है तो नुकसान किसका माना जाएगा, सेलर का माना जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। ओके, उसके अलावा फिर कई बार ये भी आता है, जैसे मान लीजिए अब किसी पर्टिकुलर सिचुएशन, जैसे मान लीजिए बाय शिप आपका सामान आ रहा है और सेलर को ये पता है कि थोड़ा मौसम ऐसा है या कई बार रिस्क हो जाता है तो सामान का इंश्योरेंस करवाना ज़रूरी है। तो सेलर को बायर को इन्फॉर्म करना चाहिए कि भाई आपका सामान भेजा जा रहा है और मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ कि इसका इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, आप इंश्योरेंस करवा लेने तो ज़्यादा अच्छा है। ये बातें थोड़े से बायर की नॉलेज में सेलर को ही डालनी पड़ेंगी। अगर बायर ऐसा को नहीं बताया जाता और नुकसान हो जाता है, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, फिर सेलर की रहेगी, ठीक है। तो रिस्क वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड एट डिस्टिंक्ट प्लेस, अगर डिफरेंट जगह पर आप ऑब्वियसली किसी दूसरी जगह पर दे रहे हो, शिप से सामान जा रहा है और इंश्योरेंस का कोई फंडा है, तो बायर की नॉलेज में ये बात होनी चाहिए। ओके ओके जी, नेक्स्ट इज आ रहा है रिस्क वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड। अच्छा, ये तो मैं बता, हाँ ये वाला पॉइंट थोड़ा डिफरेंट था भाई, ये शायद मैं मर्ज कर गई हूँ। मैं जो पॉइंट बता रही थी ना इंश्योरेंस वाला, वो ये सी पॉइंट है। 8 में आ जाइए, रिस्क वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड एट डिस्टिंक्ट प्लेस। कई बार ऐसा होता है कि बायर ने आपको जो गुड्स जगह बताई है वहाँ पर आपने डिलीवर करने के बजाय किसी ऐसी जगह पर डिलीवर कर दिया जहाँ पर डैमेज हो गया है, तो फिर सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाएगी, ठीक है। ओके चलिए, नेक्स्ट इज बायर्स राइट ऑफ एग्जामिनिंग द गुड्स। एग्जामिनिंग मतलब एग्जामिन करना, उसको चेक करना, ठीक है। बायर के पास एक अधिकार होता है कि गुड्स डिलीवर तो आपने कर दी, लेकिन अगर मतलब उसको या तो डिलीवरी से पहले भी कई बार ऐसा होता है, अगर बायर सामने है तो वो चेक कर सकता है। ये नहीं है कि आपने डिलीवरी कर दी और ज़बरदस्ती उसको लेनी पड़ेगी, नो। अगर आप उसके डेस्टिनेशन पे पहुंच गए और बायर ने वहीं चेक किया और उसको नहीं समझ में आया तो डिलीवरी लेने से मना कर सकता है। ऑब्वियसली ये बात सबके ऊपर लागू होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया हमारा। आई थिंक आगे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट इज़ एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी। एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी में यही है, गुड्स आप तक पहुंच गई है, बायर को अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बाकी सब कुछ सामान ठीक ठाक है, सही पैकिंग है, सब कुछ चेक कर लिया है, तो बायर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सामान को एक्सेप्ट कर ले विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, क्योंकि ऑब्जेक्शन कोई है ही नहीं। लेकिन अगर वो फिर भी गड़बड़ करता है या सामान को लेने से इनकार कर देता है और सेलर को उससे नुकसान पहुँचता है, तो सेलर उससे डैमेजेस वसूल कर सकता है। हालांकि कॉस्ट तो नहीं वसूल कर सकता ना, क्योंकि जब डिलीवरी ली नहीं तो वस्तुओं के पैसे थोड़ी ना वसूल कर सकता है वो, ठीक है। ओके, सो एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी में देयर आर सम पॉइंट्स, जैसे कि मैंने कुछ तो बता ही दिया है। हाँ, ये यही चीज़ें हैं। एक तो उसको चेक करने की आपने अपॉर्चुनिटी दे दी, उसने अपना चेक कर लिया और वो बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया और उसके बाद जो है वो डिलीवरी ले सकता है, ओके। और सेलर को मतलब डिलीवरी हम कब बोलेंगे कि बायर ने यस कर दिया है तो डिलीवरी होगी, समझो। दूसरा, बायर ने अब मान लीजिए बायर ने एक थोड़ी सी गुड्स ले ली और बाकी का वापस कर रहा है, ऐसे नहीं होगा। वो वापस तभी करेगा जब देयर इज सम प्रॉब्लम। अगर वो सिर्फ बिना किसी वजह के बाकी गुड्स वापस कर रहा है तो वो सब नहीं हो पाएगा और उसको उसके ऊपर फिर सेलर एक्शन ले सकता है, ठीक है। अगर बायर ने उनमें से कुछ सामान रख कर उसको आगे बेच दिया है तो इसका मतलब बायर ने डिलीवरी ले ली है, सिंपल,
ठीक है, बायर ने कुछ सामान बेच दिया है, बायर ने उसको प्लेज कर दिया है, बायर ने उसमें कुछ चेंजेस कर लिए हैं, बायर ने इन्फॉर्म कर दिया सेलर को कि भाई मैंने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये 3-4 पॉइंट जो हैं ये कह रहे हैं कि यस बायर ने डिलीवरी को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, चलिए रिटर्न ऑफ रिजेक्टेड गुड्स, मान लीजिए कुछ गुड्स गलत आ गई हैं, रिजेक्ट कर सकता है ऑब्वियसली, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ही इज़ नॉट बाउंड बाय लॉ, वो उसको कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते आपकी वो गुड्स रखे, बेकार गुड्स भी वो अपने पास रखे। नो, ही विल इन्फॉर्म द सेलर कि भैया मैंने रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि मुझे ये सामान पसंद नहीं आया। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट इज लाइबिलिटी ऑफ बायर फॉर नेग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो विदाउट एनी जेन्युइन रीज़न बायर हैज़ नो राइट टू रिजेक्ट द गुड्स। जब आपको देखने का अवसर मिला, आपने चेक कर लिया, सेटिस्फाई हो गई, एवरीथिंग इज ओके, देन व्हाई आर यू रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट द डिलीवरी? यू कांट। ओके, और अगर करते हैं देन सेलर को जो भी नुकसान होता है यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज राइट्स ऑफ बायर। बायर के राइट्स क्या हैं? बायर यानी कि आप दुकान पे जाते हैं, आपके क्या क्या राइट्स होते हैं? पेमेंट दिया है तो सामान लेने का राइट है, यानी डिलीवरी लेने का राइट है। आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं अगर आपको लगता है कि क्या बोलते हैं उसने सामान में गड़बड़ करी है, या फिर वो पैसे लेकर ज़्यादा पैसे ले रहा है, या पहले से ज़्यादा पेमेंट ले रहा है, मतलब कुछ भी ऐसी जो कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट कोई बात जाती है ना, तो आप जो है उस डिलीवरी को कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन विदाउट एनी जेन्युइन रीज़न आप डिलीवरी लेने से मना नहीं कर सकते, आप कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपने कुछ गुड्स रख लिया और बाकी को बिना किसी रीज़न के रिजेक्ट कर रहे हो, वो भी नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट इज राइट टू एग्जामिन द गुड्स। बिल्कुल आप गुड्स को चेक कर सकते हैं। राइट अगेंस्ट द सेलर फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर सेलर अनुबंध तोड़ रहा है, पैसे लेकर वो भी सामान नहीं दे रहा है, तो आपके पास कुछ अधिकार आते हैं। क्या है? आप डैमेजेस के लिए वाद प्रस्तुत कर सकते हो, आप अपने दिए हुए पैसे वापस ले सकते हो, आप उससे पर्टिकुलर परफॉर्मेंस, जैसे मान लीजिए आप कोर्ट से ये भी कह सकते हो कि भाई मुझे पैसे नहीं वापस चाहिए, मुझे तो वही कॉन्ट्रैक्ट पूरा करवाना है, मुझे तो वही सामान चाहिए, उसी हिसाब से पूरा करवाया जाए। तो कोर्ट उसको ऑर्डर दे सकती है कि उसकी पर्टिकुलर तरीके से परफॉर्म किया जाए उस कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, और ब्रीच ऑफ वारंटी। और अगर आपने कोई वारंटी को तोड़ा है, वारंटी समझ रहे हैं ना, कि जो कोलेट्रल होती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, तो वारंटी तोड़ने के केस में आप डैमेजेस के लिए वाद प्रस्तुत कर सकते हो। और रेपुडिएट कब कर सकते हो? अगर आपने कोई कंडीशन तोड़ी है, आपने पैसे लेकर सामान नहीं दिया है, आपने चोरी का सामान मुझे दिया है, ये सारी चीज़ें तो हैं, ये रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट इज सूट फॉर इंटरेस्ट। आपने पैसे ले लिए, सामान नहीं दिया है, तो जितना पैसा आपके पास है उसका इंटरेस्ट भी मैं चार्ज कर सकती हूँ आपसे, राइट? सो दीज आर the rights of buyer. Now what are the duties of buyer? बायर की ड्यूटीज़ क्या है? ड्यूटीज़ हैं कि डिलीवरी लेना, सॉरी डिलीवरी लेना उसकी ड्यूटी है भाई। वो बिना किसी वजह के डिलीवरी लेने से मना नहीं कर सकता, और अगर करता है तो उसको डैमेजेस का भुगतान करना होगा। डिलीवरी लेने के लिए बोलना भी पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि भाई जब तक बायर नहीं बोलेगा ना, डिलीवरी नहीं दी जाएगी। तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, मतलब इस सेलर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, जब स्पेशल कोई सर्कमस्टांसेस नहीं है ना, तो सेलर बाउंड नहीं है डिलीवरी करने के लिए अनलेस जब तक बायर उसको बोलता नहीं है। ठीक है, टू टेक द रिस्क ऑफ डिटेरियोरेशन ऑफ गुड्स। तो ऑब्वियसली डिलीवरी के दौरान, जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो इंश्योरेंस के लिए उसको बोला गया लेकिन उसने इंश्योरेंस नहीं करवाया, तो डैमेज किसका होगा? उसका ही होगा। ठीक है, या अगर सेलर नॉर्मली जिस स्थान पर वस्तुओं को देता है और बायर ने कुछ डिफरेंट प्लेस बोला है, तो उस डिफरेंट प्लेस पर अगर कोई नुकसान हुआ है तो वो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि सेलर नॉर्मली अपनी ट्रेडिंग उस हिसाब से नहीं करता है। सो this was the complete chapter. It was very important chapter and very interesting and very easy chapter. So that's all for this chapter. That's all for this video. Thank you so much. Bye bye and take care.